Well, in the name of Holy Allah, who is the most beneficent, the merciful. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome to all of you on my YouTube channel, Study Station. Hope so people are doing well and enjoying a very happy and healthy life. Ladies and gentlemen, as you know, we were discussing one of the very important subject from BS English semester 6, which was Pakistani literature in English 2. Basically, the subject name is Pakistani literature in English 2. There are multiple genres that are part of this subject, just like novel, plays, short stories, and poetry as well. So we have taken start from the poetry, and we were discussing one of the very important poet of present time, Alamgir Hashmi. We already have discussed his one of the very important poem, which was Eid, and today we are going to discuss his second poem, which is Tropics. This is also a very important poem. Let's see what's in this poem. So before starting this, let's discuss short biography of Alamgir Hashmi Sahab. As we have discussed earlier, Alamgir Hashmi was born in 1951. He is the greatest poet of 20th century. He started poetry in childhood in Urdu and English. This is very basic point. He took a start in poetry from his early childhood, and he wrote poetry in Urdu as well as in English too. If we talk about his profession, then he is expert in multiple professions. Just like he is a poet, he is a scholar, he is a critic, he is a broadcaster, and he is a professor of English language as well. So these are the multiple professions which are adopted by Alamgir Hashmi Sahab. So if we talk about his life, then we can say he spent most of his time in two foreign countries such as United States of America and Switzerland. तो इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त गुजारा था वो अमेरिका में गुजारा और स्विट्ज़रलैंड के अंदर गुजारा था. And now he is spending his life in Islamabad, the capital city of Pakistan. So this is the short biography of Alamgir Hashmi साहब. इनके पहले भी हम बायोग्राफी फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर भी सेम ही बायोग्राफी आप पुट कर सकते हैं. सो नाउ कम टू द पॉइंट. ट्रॉपिक्स, दिस इज़ द नेम ऑफ द पोएम ट्रॉपिक्स. तो इस नज़म को समझने के लिए आपने दो चीज़ों को समझना है. वन इज़ बैकग्राउंड, अनदर इज़ डिक्शनरी मीनिंग. तो दोनों चीज़ों को ना हम साथ मिलाएंगे. किस तरह से, लेट्स सी. जी, इस नज़म को समझने से पहले यू मस्ट हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट अ नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. एक छोटा सा नॉवल है जी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. इसका आपको थोड़ा सा व्यू होना चाहिए कि इस नॉवल के अंदर बेसिकली क्या है. मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगा, उसको हिंट को सेन में रखना है, फिर हम इंशाल्लाह इस पोएम को अच्छे से समझेंगे. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज़ द नेम ऑफ द नॉवल. अब इस नॉवल के अंदर दो कैरेक्टर्स है जी. वन इज़ बॉय एंड अदर इज़ अ गर्ल. द बॉय इज़ वेरी पुअर एंड इन कंट्रास्ट द गर्ल इज़ वेरी रिच. एक लड़का है, एक लड़की है. लड़का गरीब है, लड़की अमीर है. जेंडर के हिसाब से देखें तो दोनों ऑपोजिट हैं, और स्टेटस के हिसाब से देखें तो भी दोनों ही ऑपोजिट हैं. बट बिसाइड दिस दे फेल इन लव विद ईच अदर. दोनों के एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है. अब जिस मुआशरे के अंदर वो लड़का और लड़की रह रहे होते हैं, इनका मोहब्बत करना, अपोजिट जेंडर का एक दूसरे से मिलना मिलाना, इट वाज टोटली अगेंस्ट द नॉर्म्स, द ट्रेडिशन, द वैल्यूज़ ऑफ दैट सोसाइटी. तो इन दो लड़के और लड़की का मिलना उस मुआशरे के रीत रवाज के टोटली तौर पे अपोजिट था. सो डेफिनेटली जब मुआशरे के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होती है तो मुआशरा उसको अच्छा नहीं समझता. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. इस आइडिया को जहन में रखिएगा. नंबर 2, अब आ जाता है जी डिक्शनरी मीनिंग. इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया के ढांचे को देखें, स्ट्रक्चर को देखें और उसको हाफ कर दें, हाफ ऊपर रह जाए, हाफ नीचे रह जाए, तो मिडल के अंदर आप एक लाइन खींच दें, जस्ट लाइक यू आर वाचिंग द स्काई ब्लू कलर इमेज.
तो वहाँ पे सेंटर के अंदर आपके एक लाइन नज़र आ रही है जो कि इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर इक्वल है, मीन्स के आधा ऊपर चला जाता है, आधा नीचे आ जाता है। इस इक्वेटर के ऊपर नीचे वाले जो हिस्से कहलाते हैं उनको ट्रॉपिक्स कहते हैं। मीन्स कि वो हिस्सा जो ऊपर और नीचे वाले हिस्से को मिलाता है उसको ट्रॉपिक कहते हैं। सो बेसिकली उस नावल के जो किरदार हैं वो माशरे को इसी तरह से जोड़ के रखे। मीन्स कि ऊपर से भी लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, नीचे भी लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, हर तरफ से सोसाइटी की नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ उनके अगेंस्ट है, लेकिन वो फिर भी एक ही हो के खड़े हुए हैं। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ दिस पोएम आर ट्रॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब आ जाते हैं जी नज़म की तरफ। लुक एट द वर्ड्स विच आर द पार्ट ऑफ द पोएम। अब हम नज़म को डिस्कस करते हैं जी, नज़म के अंदर क्या है। नज़म को ध्यान से सुनते जाएगा जी। अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स के ऊपर लिखते जाइएगा, रजिस्टर है तो रजिस्टर के ऊपर मीनिंग लिखते जाइएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जी। तो शायर क्या कहते हैं, आलमगीर हाशमी साहब क्या कहते हैं। ही टेक स्टार्ट फ्रॉम सपल। सपल, व्हाट इज सपल? द फ्लेक्सिबल थिंग। कोई भी वो चीज़ जो ढीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है, उसको कहते हैं सपल। इन अदर वर्ड्स यू कैन से द सॉफ्ट थिंग। वो चीज़ जो नरम होती है उसको सपल कहते हैं, नरम चीज़, लचकदार चीज़। ब्रांचेज, शाखें, नरम शाखें। ऑफ द मलबेरी, व्हाट इज़ मलबेरी? इट इज़ द नेम ऑफ अ फ्रूट, यू कैन से। ये एक फल का नाम है जी, जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं शहतूत। शहतूत का जो दरख्त है उसको इंग्लिश में मलबरी कहते हैं। मलबरी का दरख्त है, उसकी जो शाखें हैं वो है सपल, वो है नरम। किसकी तरह? जस्ट लाइक मलबरी वर हर आर्म्स। हर, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, यू कैन से, प्रोनाउन है जी। अब एक शख्स को, एक इंसान को शहतूत के दरख्त के साथ कंपेयर किया गया। इट मीन्स इट कुड बी अ सिमिली एंड इट कुड बी अ मेटाफर। एज और लाइक इस्तेमाल नहीं हुआ, सो वी कैन से इट इज़ अ मेटाफर। तो ये एक मेटाफर है। जब दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो मेटाफर बनता है। शहतूत के दरख्त की शाखों की तरह जो शाखें नरम हैं, मेरे महबूब के बाजू भी उसी तरह नरम थे, सॉफ्ट थे, लचकदार थे। वर हर आर्म्स, उसके बाजू भी नरम हुआ करते थे। फ्री एंड वार्म्स, आज़ाद हुआ करते थे और गर्म जोश हुआ करते थे, रहम दिल हुआ करते थे। उनकी अपनी मर्ज़ी होती थी, अपनी तरफ बुला लें या अपने से जुदा कर दें। देवर इंडिपेंडेंट, उनके बाजू आज़ाद थे, जिस तरह दरख्त की शाखें, शहतूत की शाखें आज़ाद होती हैं। स्विंग, झूलती हैं। जब हवा में दरख्त की शाखें कभी इधर कभी उधर होती हैं तो वो झूल रही होती हैं, उसको कहते हैं सवे। इन द समर विंड, गर्मी के मौसम में, गर्मी की हवा में। जब गर्मी का मौसम आता है, हवा चलती है, उस गर्मी के मौसम में जो हवा चलती है तो दरख्त की शाखें घूमती हैं, झूलती हैं। इसी तरह जब मेरे महबूब को मोहब्बत हुई तो वो भी खुशी से, दीवानेपन में वो भी झूलना शुरू हो गया और वो इस काम को करने में आज़ाद था। उसके ऊपर मुआशरे का कोई भी दबाव नहीं था। ऑल्दो सोसाइटी वाज टोटली अगेंस्ट, लेकिन उसको इस चीज़ की परवाह नहीं थी। आई हेल्ड डाउन। हेल्ड डाउन मीन्स किसी चीज़ को थाम लेना, पकड़ लेना। अब दो चीज़ें साथ साथ चलेंगी, आपने कंपेयर करते जाना। बात दरख्तों की होगी, शाखों की होगी, लेकिन इनर पे आपने मीनिंग भी साथ लेके ही चलना है। आई हेल्ड डाउन, मैंने पकड़ लिया। अब दो चीज़ें पकड़ी जा सकती, या तो उस दरख्त की टहनी पकड़ ली या फिर अपने महबूब का हाथ पकड़ लिया। यू कैन इंटरप्रेट इट इन बोथ वेज। आई हेल्ड डाउन, मैंने पकड़ लिया, अ ब्रांच, एक शाख को, टू वन साइड, एक तरफ से। मीन्स कि मेरे सामने पूरा मुआशरा था, लेकिन पूरे मुआशरे से मैंने अपने महबूब को ही चुना, मैंने उसे एक तरफ से पकड़ लिया। जस्ट लाइक पूरे दरख्त से मैंने एक शाख को पकड़ा, एक टहनी को पकड़ा। गैदर द फाइन मास ऑफ लीव्स, मैंने टहनी को पकड़ा, उसको हिलाया, उसके ऊपर से पत्ते गिरे। फिर मैंने क्या किया? गैदर, इकट्ठा किया, द फाइन मास, फाइन अच्छे तरीके से, मास एक ढेर, ऑफ लीव्स पत्तों का, और फिर मैंने पत्तों का एक ढेर इकट्ठा किया। इन माई हैंड, अपने हाथों में, लिफ्टेड, उठाया, अप, ऊपर, दरख्तों के शाखों के पत्ते इकट्ठे किए, अपने हाथों में उनको पकड़ा और उनको ऊपर उठा लिया।
एंटोंग्ड, टोंग्ड का मतलब होता है जी महसूस करना, और मैंने महसूस किया, फील किया इनटू राइपनेस, कि ये तो पके हुए हैं, ये तो मुरझाए हुए हैं। मैंने अपने महबूब का हाथ पकड़ा, मुझे पता चला कि शी इज़ मेच्योर नाउ, अब वो समझदार हो चुकी है, अब वो मोहब्बत के लायक हो चुकी है। द क्रो इन द ट्री शाउटेड, द क्रो कौवा, इन द ट्री दरख्त के अंदर बैठा हुआ है। इट इज़ अ सिम्बोलिज्म। कौवे का दरख्त के अंदर बैठा होना, इट मीन्स कि आपके इनर की आवाज़, आपके ज़मीर की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं क्रो इन द ट्री। शाउटेड, चलाया, तो वो जो कौवा दरख्त के अंदर बैठा हुआ था उसने चलाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर जो ज़मीर मेरा था, मेरा दिल था, उसने भी चीखना चलाना शुरू कर दिया। दिस इज़ नॉट अ मिसल टो। व्हाट इज़ मिसल टो? बेसिकली मिसल टो इज़ द नेम ऑफ अ प्लांट। ये एक पौधे का नाम है, दरख्त का नाम है, जो किसी और दरख्त के ऊपर उगता है। ये डायरेक्ट ज़मीन से नहीं उगता। ऐसा पौधा जो किसी और दरख्त के ऊपर उगता हो उसको मिसल टो कहेंगे। मेरा जो महबूब है वो किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं सीखता, वो अपनी आप में मिसाल है। हम मुआशरे के अंदर किसी दूसरे लोगों को देख के मोहब्बत नहीं करते, हम खुद ही मोहब्बत करते हैं। मीन्स के खुद की सीखी सिखाई हुई मोहब्बत है। पीचिस, पीचिस मीन्स फल का नाम है, उर्दू में इसको कहते हैं आड़ू। अब यहाँ पे भी ये जो फल का नाम यूज़ हुआ, ये सिंबल ही यूज़ हुआ है। तो पीच का जो फल होता है ये सिंबलाइज करता है दो चीज़ों को, हैप्पीनेस को और प्रॉस्पेरिटी को। खुशी को और खुशहाली को जो चीज़ जाहिर करती है वो एक फल है और उसको कहते हैं पीचिस। ठीक है जी, तो ये है जी आपकी पोएम। नेक्स्ट आ जाता है जी, एंड ऑल वाज पल्सिंग अंडर द गोल्डन बीटन बाक्स। एंड ऑल, और सब कुछ, वाज पल्सिंग, महसूस किया जा रहा था, अंडर, नीचे, द गोल्ड बीटन। गोल्ड बीटन आपको पता है कि जब सोने से कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसको पहले अच्छी तरह से कूटा जाता है विद द हेल्प ऑफ एन स्मॉल टाइनी एक्स। छोटे से हथौड़े से, हैमर से, मैं एक्स का बैठा, हैमर से उसको कूटा जाता है ताकि उसको एक अच्छी शक्ल दी जा सके। बॉक्स, बॉक्स क्या होता है? बॉक्स का वैसे मतलब कुछ और होता है, लेकिन इफ़ यू कनेक्ट इट विद द गोल्ड बीटन बॉक्स तो हम कह सकते हैं कि जब सोने की दोबारा एक असल शक्ल आ जाती है तो उसको बार्क कहते हैं। गोल्ड बीटन बार्क, गोल्ड बीटन बार्क का मतलब क्या होता है कि जब एक सोना हार है उसको पिघाला जाएगा, उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाएगा, फिर उसको एक नई शक्ल दे दी जाएगी, तो होता है गोल्ड बीटन बार्क। सोसाइटी में रहने वाले लोग अगर हमारे इर्द गिर्द हैं, जो लोग रह रहे हैं वो हमारे ख़िलाफ़ भी होंगे तो हम शायद थोड़ी देर के लिए बदल जाए, लेकिन बदलने के साथ हम फिर उसी शक्ल के अंदर आ जाएंगे। कस्टम, रवाज, हैंडमेड, बना दिया है, हर उसको बोल्ड, उस औरत को बना दिया बोल्ड। बोल्ड का मतलब यू कैन से आम अल्फाज में कहें तो ओपन माइंडेड बना दिया। कि मुआशरे की जो रवायात थे, रवाज थे, उन्होंने मेरी औरत को, मेरी महबूबा को क्या कर दिया? ओपन माइंडेड बना दिया। अब उसको किसी चीज़ की शर्म महसूस नहीं होती। किस तरह से? शी किस्ड, वो चूमती है। मी, मुझे, अंटल साउथ पोल, साउथ पोल जो ज़मीन का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। मीन्स के वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मैं ही उसके लिए कुल जहाँ हूँ। अब जब महबूब पास हो तो किस तरह की चीज़ें फ़ील होती है, वो फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई गई। किस तरह की चीज़ें फ़ील होती है? आइस बिगेन टू शिफ्ट, तो क्या होता है जी? इस तरह फील होता है कि जिस तरह जो बर्फ़ है वो शिफ्ट हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है, वो शिफ्ट हो रही है, बदल रही है अपना रूप। एक्सप्लोरर शिप्स, एक्सप्लोरर ढूंढने वाले, शिप्स बहरी जहाज़, ऐसे जहाज़ जो नई चीज़ों को दरियाफ्त करते हैं, वो ब्लू देर बजाना शुरू हो गए हैं। बैंजो हॉर्न्स, फतह के हॉर्न्स, फतह के सायरन। दूसरी फीलिंग, तीसरी फीलिंग, एंड द सीज़न टर्न्ड, और जिस तरह मौसम में तब्दीली आ गई हो। चौथी चीज़, एंड स्काई हैड मोर लाइट, और आसमान से और ज़्यादा रोशनी आ रही। तो जब महबूब पास हो, वो आपको फ़ील करवा रहा हो, तो फीलिंग किस किस तरह की आती है? 4 तरह की आती है। जिस तरह बर्फ़ शिफ्ट हो रही हो, जिस तरह कोई बहरी जहाज़ हो, एक्सप्लोरर, और वो सायरन बजाना शुरू कर दे फतह का। तीसरे नंबर पर जिस तरह मौसम के अंदर तब्दीली आती है। और चौथा,
आसमान से रोशनी तो आ रही है लेकिन वो रोशनी और ज़्यादा होगी, इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। फिर वाज इट ए डेट पाम ओवरहेड, डेट पाम कहते हैं जी खजूर का दरख्त। ओवरहेड वो कहता है कि हम बैठे हुए हैं, हमें इस तरह फील हो रहा है कि हमारे ऊपर जो है वो खजूर का दरख्त है। महबूब और महबूबा बैठे ऊपर खजूर का दरख्त है। ड्रॉपिंग और गिर रहा है, इट्स उसके ऊपर से, उस खजूर के दरख्त के ऊपर से गिर रहा है। डिवाइन फ्रूट खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक फल, खुदा की तरफ से भेजा हुआ पैगाम कि भाई तुम लोग मोहब्बत कर सकते हो, मुआशरा चाहे जिस तरह भी तुम्हारे अगेंस्ट हो, वो जो ज़ात है वो तुम्हारे साथ है। ड्रॉपिंग गिराया गया, इट्स उसके अंदर से डिवाइन फ्रूट खुदा की तरफ से फल टू द ग्राउंड ज़मीन पर। और द पीच, और वो कौन सा फल हो सकता है? पीच, आड़ू का फल, मीन्स के जो खुशी और खुशहाली लेके आता है। एडिंग, और वो फल, वो पैगाम, एडिंग इजाफा करता है टू स्वीटनेस, मिठास में, हमारे रिश्ते की मिठास में वो फल जो है जो खुदा की तरफ से भेजा गया था वो इजाफा करता है। प्लम्ड डाउन, व्हाट इज़ प्लम्ड डाउन? प्लम्ड डाउन का होता है बखेरना, खुशियाँ बखेरना। और वो पल जब हमारी ज़िंदगी के अंदर मिठास लेके आता तो हम खुशियाँ बखेरना शुरू कर देते। आइदर, या वी एट, हम खाते हैं। टू रिफोकस टाइम, दोबारा, फोकस ध्यान देना, दोबारा ध्यान देना, टाइम वक़्त के ऊपर। और जो हमारा माजी का वक़्त गुजर गया हम उसके ऊपर दोबारा से ध्यान देते हैं। बट लेकिन द स्काइज लुक्स, आसमान देख रहा है, खुदा देख रहा है, जिसने हमें इस तरह की फीलिंग्स दी, जिसने इस तरह की हमें रौनकें दी, खुशियाँ दी, खुशहाली दी, वो हमें देख रहा है। एंड द लास्ट वन, स्टिल फॉल ऑन अस हार्ड एज हेल स्टॉर्म, स्टिल अभी तक, फॉल गिरते हैं, ऑन अस हमारे ऊपर, हार्ड इतने सख्त, एज अ हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म ये जो बर्फ़बारी की जो बारिश होती है ना उसको हेल स्टॉर्म कहते हैं जी। तो माशरे के जो लोग होते हैं वो हम के ऊपर इस तरह से बरसते हैं जिस तरह हेल स्टॉर्म होता है, बर्फ़ की जो बारिश होती है वो इस तरह से हमारे इर्द गिर्द होते हैं। एज वी ड्रीम आवर ड्रीम, जब हम ख्वाब देखते हैं इस तरह लगता है कि वो एक ख्वाब है। जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमें लगता है कि वो एक ख्वाब है, लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हमारे ऊपर सख्तियाँ कर रहे होते हैं तो वो हमें एक ख्वाब लगता है। ऑफ टेस्टिंग विंटर, टेस्टिंग विंटर इस तरह की जिस तरह मौसम सर्द आ चुका है। मौसम सर्द हमेशा तकलीफ़ों वाला होता है, ये याद रखिएगा। द समर वे, और वो जो मौसम सरमा आता है उसके बाद क्या आना होता है? गर्मियों का मौसम आना होता है, वो गर्मियों का रास्ता बना रहा होता है। इम्पीचमेंट ऑफ आइसक्रीम, इम्पीचमेंट क्या होता है? आम अल्फाज में कहे तो जब किसी चीज़ का मुकदमा लड़ा जाता है तो उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। ऑफ आइसक्रीम, मिठास, खुशहाली। तो वो जो मौसम सरमा के बाद मौसम गर्मा आता है वो एक रास्ता बनाता है ताकि वो खुशहाली का रास्ता हमारे लिए खोल सके। तो ये थे जी शॉर्ट सी पोएम ट्रॉपिक्स बाय आलमगीर हाशमी साहब। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।